नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। समझौता होने के बाद दोनों देशों में व्यापार में सालाना 25.5 अरब पाउंड यानी करीब 2.97 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने इसी वर्ष 6 मई को एफटीए वार्ता पूरी होने की घोषणा की थी। व्यापार समझौते में श्रम प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों के निर्यात पर टैक्स हटाने और ब्रिटेन से विस्की और कारों का आयात सस्ता करने का प्रस्ताव है। दोनों पक्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करके 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग में दक्षिण एशिया के लिए उप व्यापार आयुक्त अन्ना शार्टबोल्ट ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 90% सामान पर टैरिफ में कटौती हो जाएगी। संसद के मानसून सत्र के आरंभ होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेदारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 से पहले ग्लोबल इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसकी विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही हैं। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत की नई सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देशों में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जोजिला सुरंग परियोजना के लिए सबसे ज्यादा स्टील सप्लाई करने वाली कंपनी है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना, जो अभी निर्माणाधीन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी 2-वे सुरंग बनने के लिए तैयार है। सेल ने इस परियोजना में 31,000 टन से ज्यादा स्टील दिया है। इसमें टीएमटी, रीबार, स्ट्रक्चरल स्टील और प्लेट्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। जोजिला सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के मुश्किल पहाड़ों में बनाई जा रही है। ये 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सुरंग है, जो द्रास और करगिल होते हुए श्रीनगर और लेह के बीच पूरे साल आवागमन को आसान बनाएगी।
डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली छमाही में साइबर हमलों के जरिए 2.17 अरब डॉलर यानी करीब 18,100 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो चुकी है। यह आंकड़ा न केवल 2024 के पूरे वर्ष की तुलना में अधिक है, बल्कि अब तक के सबसे खराब साल 2022 से भी 17% ज्यादा है। इस साल अब तक की कुल चोरी में सबसे बड़ा हिस्सा बाइबिट एक्सचेंज की हैकिंग का है, जिसमें अकेले 1.5 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की चोरी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराधियों ने बाइबिट की सुरक्षा प्रणाली में गंभीर खामियों का फायदा उठाया। हाल ही में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर भी एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें लगभग 4.4 करोड़ डॉलर यानी 378 करोड़ रुपए की चोरी हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सचेंज के एक साझेदार खाते में अनधिकृत एक्सेस प्राप्त कर ली गई थी। क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं से प्रभावित देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया जैसे देश प्रमुख रूप से साइबर हमलों से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत साइबर सुरक्षा कानून और ब्लॉकचेन ट्रेसिंग की जरूरत तेजी से महसूस की जा रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने वायसराय वेदांता रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है। वेदांता लिमिटेड ने बताया कि कंपनी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर VY चंद्रचूड़ से एक विस्तृत लीगल एडवाइस प्राप्त की है, जिसमें कंपनी की ओर से किसी गड़बड़ी का जिक्र नहीं किया गया है। यह एडवाइस वायसराय रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। कंपनी ने यह एडवाइस स्टॉक एक्सचेंज में भी दर्ज करवाई है। 20 पृष्ठों की एडवाइस में कहा गया है कि अमेरिका के शॉर्ट सेलर वायसराय रिसर्च ग्रुप की हालिया रिपोर्ट मानहानिकारक है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है, यह गैर कानूनी वित्तीय लाभ के लिए बाजार में हेरफेर करने के इरादे से बनाई गई है और कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगी। एडवाइस में आगे कहा गया है कि वेदांता मानहानि के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा और उचित उपायों के लिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम का सहारा ले सकती है। डॉक्टर चंद्रचूड़ की राय शोधकर्ताओं और रिपोर्ट की विश्वसनीयता के साथ साथ इसे जारी किए जाने के समय पर भी गंभीर सवाल उठाती है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शोधकर्ताओं की संदिग्ध साख रिपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर आशंका पैदा कर रही है। वायसराय द्वारा अन्य कंपनियों के संबंध में प्रकाशित इसी तरह की रिपोर्ट्स के खिलाफ भारत और दुनिया भर में कई मुकदमे भी किए गए हैं। अपने निष्कर्ष में डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा है कि एक लिस्टेड संस्था के रूप में वेदांता एक मजबूत और बहुस्तरीय नियामक ढांचे के अंतर्गत काम करती है और आज तक किसी भी नियामक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं मिला है। देश के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अप्रैल से जून की अवधि में IPO और QIP एक्टिविटी सहित 5.6 अरब डॉलर मूल्य के 89 लेन देन दर्ज किए गए। ग्रांट थॉर्नटन भारत की दूसरी तिमाही फाइनेंशियल सर्विसेज डील ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कुल सौदों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई और मूल्य में 2025 के पहले क्वार्टर की तुलना में 5% की वृद्धि देखी गई। लेकिन इस तिमाही में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और ट्रेड टेंशंस के बीच एक संतुलित निवेश दृष्टिकोण देखने को मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंक सर्विसेज में उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से नए निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल बैंकिंग चैनल ऑथराइजेशन निर्देश शीर्षक वाले इस मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया जाएगा। RBI के मसौदे में कहा गया है कि प्रवर्तक समूहों या बैंक समूह संस्थाओं की सेवाएं भी तभी डिजिटल चैनल्स पर प्रदर्शित की जा सकेंगी जब उन्हें RBI से पहले से मंजूरी मिल जाए। इससे ग्राहकों को अनचाहे उत्पादों की पेशकश से बचाने का प्रयास किया गया है। RBI ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों से स्पष्ट और पूर्व सहमति प्राप्त की जाए। ये सहमति रिकॉर्ड में भी रखी जानी चाहिए। RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को अपने जोखिम मूल्यांकन के अनुसार लेन देन की सीमा तय करनी चाहिए और धोखाधड़ी रोकने के लिए उपयुक्त नियंत्रण और निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट द्वारा प्रमोटेड नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने यूरोपियन यूनियन द्वारा उस पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों को अन्यायपूर्ण और भारत के हितों के लिए हानिकारक बताया है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के 18वें पैकेज को पिछले हफ्ते मंजूरी दी गई थी।
इसका उद्देश्य उनके रेवेन्यू सोर्सेज को कमजोर करना था। नायरा एनर्जी उन कंपनियों में से एक है जिन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नायरा गुजरात के वडीनार में 2 करोड़ टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी और 6,750 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का संचालन करती है। एक निवेश समूह केसानी एंटरप्राइजेस कंपनी के पास नायरा में 49.13% की हिस्सेदारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में इस साल मई में 20,06,000 नए मेंबर जुड़े। ये अप्रैल 2018 से शुरू डेटा रिकॉर्डिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 18,92,000 मेंबर्स जुड़े थे। खास बात यह है कि इसमें युवा और महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। मई में 9,42,000 कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ से जुड़े, जिसमें 2,62,000 महिलाएं हैं। इसके अलावा 18 से 25 साल के आयु वर्ग से 5,60,000 नए सदस्य जुड़े, जो कुल नए सदस्यों का करीब 60% है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारियों में जागरूकता के ईपीएफओ के बेहतर प्रचार के कारण ये रिकॉर्ड बना है। वहीं 16,11,000 पुराने मेंबर जो पहले नौकरी छोड़ चुके थे, फिर से ईपीएफओ से जुड़े हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा ने कुल नए मेंबर्स का लगभग 60% हिस्सा जोड़ा है। इन राज्यों से 12,03,000 नए मेंबर जुड़े हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 20.33% सबसे ज्यादा मेंबर हैं। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी 5% से ज्यादा योगदान दिया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने और टिकाऊ जल परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। पिछले 11 वर्षों में इस सेक्टर में असाधारण तेजी देखी गई है। रिवर क्रूज का संचालन 2024-25 में 13 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 25 जहाजों तक फैल गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर रिवर क्रूज यात्राओं की संख्या 2023-24 में 371 थी, जो अब बढ़कर 443 हो गई है। ये बढ़ोतरी 19.4% है, जो ये बताती है कि भारत के लोगों में रिवर क्रूज के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। वहीं IWAI गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर समर्पित क्रूज टर्मिनल भी विकसित कर रहा है, जिनमें से 3 टर्मिनल वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकाता और पटना में बनाए जाने की योजना है। पूर्वोत्तर में सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नेमाटी और गुईजान में 4 और क्रूज टर्मिनल 2027 तक विकसित हो जाएंगे। IWAI की योजना 2027 तक 14 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में 47 राष्ट्रीय वाटरवेज को 51 नए रिवर क्रूज सर्किट विकसित करने की है। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत के साथ सरकार का टारगेट रिवर क्रूज यात्रियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 15 लाख करना है। ये मिशन आने वाले 2 सालों में क्रूज टर्मिनल्स, बंदरगाहों और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास, उसे पर्यटन के अनुकूल बनाने और क्रूज उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जून के महीने में पिछले साल इस महीने की तुलना में 1.7% बढ़ा। स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट के उत्पादन में पिछले महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने कहा कि मई 2025 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर 1.2% रही। अप्रैल से जून 2025-26 के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.3% है। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन जून में सालाना आधार पर 3.4% बढ़ा। इसी तरह इस्पात उत्पादन में 9.3% और सीमेंट के प्रोडक्शन में 9.2% की वृद्धि हुई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 47% की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर $12.41 अरब हो गया है। इसके साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में भी करीब 9% का उछाल दर्ज किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए अमेरिका, UAE और चीन 3 प्रमुख डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। कुल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 60% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका का है। UAE का हिस्सा 8.09% है, जबकि चीन का 3.88% है। अन्य प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में नीदरलैंड और जर्मनी शामिल हैं। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का बढ़ना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। ये एशिया में एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा भारत का रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट 8.81% बढ़कर $4.19 अरब हो गया,
जो पिछले साल सिर्फ 3.85 अरब डॉलर था। ये थे कॉरपोरेट दुनिया के आज के अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।